हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थी कैसे हो आप सब लोग। अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से हम बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ अशोक प्रजापति। आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए आज से हमने क्लास स्टार्ट की है फिजिक्स की, और रेगुलर इसी प्रकार से क्लासेज रनिंग में रहेंगी। और मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आज से जो क्लास स्टार्ट हुई हैं कंटिन्यू रहेंगी ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेज जब तक कि गवर्नमेंट का कोई निर्देश नहीं आ जाता। आप सबको अच्छे से पता है कि कोविड-19 के संकट की वजह से स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज फ़िलहाल स्थगित कर रखी हैं, और जैसे ही कोई निर्देश गवर्नमेंट से प्राप्त होता है ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट होंगी। लेकिन तब तक जब तक कि ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट नहीं होती, गवर्नमेंट से कोई प्रॉपरली निर्देश हमें नहीं प्राप्त होता, तब तक हम ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, सिलेबस आपका समय से निपटाया जा सके, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम के टाइम पर ही होनी है। तो हम लोग आज से बीएससी सेकेंड ईयर सारे विद्यार्थी इनसे जुड़ जाएं। जिन्हें भी खबर ना हो वो खबर चालू कर दें कि ये आज से बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो और इस क्लास में स्टार्ट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें आधा अधूरा वीडियो देखना है और कभी भी बंद कर देना है, क्योंकि ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो इसको ऐसे नहीं कि कोई भी जैसे मनोरंजन वाला वीडियो देखा, आधा देखा, बंद कर दिया, फिर देख लिया। रनिंग से लगातार पूरा फुल वीडियो देखना है, समझना है, लिखना है, तभी जाके इन सब क्लासेस का कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो आप सब लोग समझदार हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग सीरियसली फुल फ्रेश होकर फुल माइंड के साथ प्रॉपरली क्लासों को ज्वाइन करेंगे और सीरियसली हर बात को सुन के समझ के उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कोई डाउट हो, क्योंकि हम लोगों का भी ऑनलाइन क्लासेस का पहला ही एक्सपीरियंस है और आप लोगों का भी पहला ही एक्सपीरियंस है, तो कुछ सुनने में समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो शुरू के 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और हम भी अपनी वीडियो को देखते रहते हैं लगातार कि कहाँ कोई कमी है, तो अगली वीडियो में उसका सुधार भी कर देते हैं। ठीक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी। इसकी पहली यूनिट का नाम है स्थूल निकायों में ऊष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएँ। तो फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? स्थूल निकायों में ऊष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएँ। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, स्थूल निकाय क्या होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग है यूनिट फर्स्ट के चैप्टर की, उसका नाम जो है पहले वो समझ में होना चाहिए क्या है। तो स्थूल निकाय से क्या तात्पर्य है? स्थूल मानी होता है बड़ा, बहुत बड़ा। कई तरह के निकाय आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी, ऐसा नहीं है कि निकाय शब्द पहली बार आप लोग सुन रहे हो या समझ रहे हो। इससे पहले कई बार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, 11th 12th फर्स्ट ईयर में भी निकाय वर्ड यूज़ हुआ है। तो निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय कई तरह के होते हैं। सबसे पहले निकाय मतलब सिस्टम जिसको कहते हैं। तो निकाय वो होता है जिस समूह में कोई कण, परमाणु, अणु कुछ भी हो सकते हैं जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, एक ग्रुप, समूह।
जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो समूह क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। अब कई तरह के निकाय होते हैं। खुला निकाय यानी कि कहीं भी कण आ जा सके तो खुला, चारों तरफ से बंद हो, कणों को परमाणु को बाहर निकलने या अंदर आने की परमिशन नहीं हो तो बंद निकाय। सूक्ष्म निकाय मतलब कोई छोटा सा जिसमें अणु, परमाणु, कण, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा इनकी संख्या अगर शॉर्ट हो, बहुत छोटी हो, अल्प मात्रा में हो तो उसको हम बोल देते हैं सूक्ष्म निकाय। और स्थूल मानी बड़ा। तो बहुत अधिक ज़्यादा संख्या में, बृहद संख्या में निकाय के अंदर अणु, परमाणु, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन इत्यादि हों, तो बहुत अधिक संख्या में हो तो क्या कहलाएगा? वो स्थूल निकाय कहलाएगा। समझ गए स्थूल मानी क्या है? निकाय तो मतलब समझ ही रहे हो कि जिसमें अणु, परमाणु, कण, आयन जिनका अपन अध्ययन कर रहे हैं वो निकाय होता है। और अगर उस निकाय में अणु, परमाणु, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन आदि की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थूल निकाय कहते हैं। ठीक है, तो स्थूल निकायों के मध्य क्या पढ़नी है अपने को? ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मा को हम समझते हैं ऑलरेडी, क्योंकि ऊष्मा के बारे में ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। ऊष्मा हम पहले भी 11th 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊष्मा जिसको हीट कहते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा कोई वस्तु चीज़ का नाम नहीं है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जिसका क्या हो सकता है? स्थानांतरण हो सकता है, विनिमय हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे ऊर्जा का विनिमय होता है एक रूप से दूसरे रूप में, इसी तरह ऊष्मा का भी स्थानांतरण हो सकता है। और ऊष्मा, और यहाँ पे जो विनिमय होगा वो ऊष्मा के रूप में या कार्य के रूप में। कार्य भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा भी ऊर्जा है और कार्य भी ऊर्जा है। तो ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा के रूप में हो सकता है, कार्य के रूप में हो सकता है। और इस विनिमय के कारण ही क्या होती हैं? अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। विनिमय के कारण ही क्या होती हैं? अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य का मतलब समझते हो ना क्या होता है? अन्योन्य का अर्थ क्या है? अन्य मतलब एक के कारण दूसरे में ट्रांजैक्शन या दूसरे के कारण पहले में ट्रांजैक्शन। अगर दो निकायों के मध्य ऊष्मा का या कार्य के रूप में ऊर्जा का विनिमय हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों परस्पर क्या कर रहे हैं? अन्योन्य क्रियाएं कर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें इस यूनिट में डिटेल से पढ़ना है। तो स्थूल निकायों में ऊष्मीय और रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या होती हैं। तो स्थूल निकाय का मतलब समझ में आ ही गया। ऐसा निकाय जिसमें बहुत अधिक संख्या में, बृहद संख्या में अणु, परमाणु, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि उपस्थित हों, क्या कहलाता है? स्थूल निकाय कहलाता है। ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। तो दो निकायों के बीच में अगर ऊर्जा का विनिमय हो रहा है तो उसे हम कहते हैं उन निकायों के मध्य क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया हो रही है। भाई अन्योन्य का मतलब एक दूसरे को दे रहा है या दूसरा पहले को दे रहा है। आदान प्रदान जिसको कहते हैं, एक्सचेंज कह सकते हैं, आपस में लेना देना कह सकते हैं, वो सबका अर्थ क्या होता है? अन्योन्य क्रिया। तो कितने प्रकार की स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया हो सकती है? तो मान लीजिए कि हमने दो निकाय ले लिए। ये दो निकाय हो गए ए और ए डैश। ठीक है, दो निकाय हो गए ए और ए डैश। अलग अलग निकाय हैं दो, और इनके बीच में अन्योन्य क्रिया हो सकती है, यानी कि ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। दोनों को मिला के जो कंबाइंड निकाय कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त निकाय। दोनों निकायों का संयुक्त रूप, इसको हम बोलेंगे क्या? संयुक्त निकाय। इसको हम दिखा सकते हैं ए स्टार से। एक निकाय ए हो गया, दूसरा निकाय ए डैश, और दोनों इस तरह से हैं कि इनके मध्य अन्योन्य क्रिया हो सकती है, यानी ऊर्जा का विनिमय हो सकता है।
इनको मिला के जो संयुक्त निकाय होगा कंबाइंड, वो निकाय कैसा होता है? विलगित। विलगित का अर्थ क्या होता है? विलगित का मतलब है इन दोनों के अलावा, या कह सकते हैं इस संयुक्त निकाय के अलावा कोई तीसरा चौथा निकाय यहाँ उपस्थित नहीं है। यानी कि जो विनिमय होना है वो इन दोनों के मध्य ही होना है, तीसरा चौथा कोई नहीं है। उसके बारे में ना कोई विचार करेंगे, ना कोई अध्ययन करेंगे, ना कोई ध्यान करेंगे, यानी कोई है ही नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है इन दोनों के अलावा। तो ये जो संयुक्त निकाय है वो कैसा है? विलगित निकाय। विलगित का मतलब समझ में आ गया? इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा चौथा प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? विलगित निकाय। और विलगित निकाय जो होती है उसकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है। कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है? संरक्षित। संरक्षित मतलब समझते ही हो, यानी कि विनिमय होगा तो इन दोनों के बीच में ही तो होगा। तो इसकी ऊर्जा इसमें चली जाए या इसकी ऊर्जा इसमें चली जाए, लेकिन दोनों की मिला के टोटल एनर्जी क्या रहेगी? नियत रहेगी। भाई जैसे इसके पास 20 जूल एनर्जी है, इसके पास 5 जूल है तो 25 है। इसकी एनर्जी उसमें चली गई 5 जूल और तो 15 इसकी हो गई और इसकी 10 हो गई, तो टोटल अभी भी कितनी है? 25 है। तो एक्सचेंज होने पर एक की ऊर्जा घटेगी, एक की बढ़ेगी, लेकिन टोटल दोनों निकायों की जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी, नियत रहेगी। इसलिए विलगित निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है? संरक्षित होती है। अब मान लीजिए ए निकाय की अन्योन्य क्रिया से पूर्व ऊर्जा, अन्योन्य क्रिया से पूर्व ऊर्जा या माध्य ऊर्जा ले सकते हैं, तो ऊर्जा कई रूप में होती है। दोनों निकायों की मान लें तो ए व ए डैश, ए और ए डैश निकाय की अन्योन्य क्रिया से पूर्व माध्य ऊर्जा मान लीजिए कितनी है? ए निकाय की ई बार इनिशियल है इसलिए आई लिख दो, और दूसरे निकाय की ई आई डैश बार। आई का मतलब क्यों लिखा हमने? आई मतलब इनिशियल। आई का सिंबल क्या है? इनिशियल मतलब प्रारंभिक, अन्योन्य क्रिया से पहले, जब इन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई आदान प्रदान नहीं हुआ, उस समय इस निकाय की ऊर्जा ई आई बार। बार तो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? माध्य ऊर्जा के लिए। तो माध्य ऊर्जा ए निकाय की कितनी हो गई? ई आई बार, और ए डैश निकाय की ई आई डैश बार। डैश हमने इसलिए लगा दिया कि ए डैश निकाय है तो ऊर्जा में भी डैश लगा दिया। और आई का मतलब क्या है? इनिशियल, प्रारंभिक। और बाद की अगर देखें तो ए व ए डैश निकाय की अन्योन्य क्रिया के बाद माध्य ऊर्जाएं, तो ये माध्य ऊर्जाएं मान लीजिए ये संयुक्त निकाय है ए स्टार, जो कि कैसा है? विलगित। तो बाद की ऊर्जाएं मान लीजिए कितनी हैं? इसकी ई एफ वार, एफ का मतलब फाइनल, और इसकी ई एफ डैश बार। तो ए और ए डैश निकाय की अन्योन्य क्रिया से पूर्व ऊर्जाएं क्या हैं? ई आई बार और ई आई डैश बार। और अन्योन्य क्रिया के बाद कितनी हो गई? ई एफ बार और ई एफ डैश, जो अन्योन्य क्रिया के बाद चेंज होएगी। एक निकाय की ऊर्जा घटेगी और एक निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी। तो बढ़ने या घटने के बाद कुछ अलग मान होगा, तो इसलिए हमने क्या मान लिया? एफ। एफ का मतलब फाइनल, अंतिम। आई का मतलब इनिशियल, प्रारंभिक, अंतिम ऊर्जा। अब चूंकि कुल ऊर्जा संरक्षित है तो ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा? कुल ऊर्जा कैसी है? संरक्षित। कुल ऊर्जा क्या है? संरक्षित। तो संरक्षित का मतलब क्या होता है? अन्योन्य क्रिया से पूर्व
दोनों निकायों की कुल एनर्जी और अन्योन्य क्रिया के बाद दोनों निकायों की कुल एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ए निकाय और ए डैश निकाय की अन्योन्य क्रिया से पूर्व एनर्जी क्या हो गई, ए निकाय की क्या मानी हमने अन्योन्य क्रिया से पूर्व ई आई बार, और ए डैश की कितनी है ई आई डैश बार। ठीक है, तो अन्योन्य क्रिया से पूर्व दोनों निकायों की क्या हो गई है, कुल ऊर्जा। ये ए निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा और ये ए डैश निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा। तो अन्योन्य क्रिया से पूर्व कुल एनर्जी हो गई है, और अन्योन्य क्रिया के बाद इसकी ई एफ बार और इसकी ई एफ डैश बार। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, ई एफ बार प्लस ई एफ डैश बार। तो अन्योन्य क्रिया से पूर्व दोनों निकायों की कुल एनर्जी और अन्योन्य क्रिया के बाद दोनों निकायों की कुल एनर्जी बराबर है, नियत है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। तो कुल एनर्जी क्या रहेगी, नियत। अन्योन्य क्रिया से पहले टोटल एनर्जी, अन्योन्य क्रिया के बाद टोटल एनर्जी, और क्या रहेगी ये, बराबर या नियत। या इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, ई आई को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ई एफ बार माइनस ई आई बार, इसी तरह उसको भी ट्रांसफ़र कर दो, प्लस ई एफ बार डैश और माइनस ई आई डैश बार, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, इसके साथ ई एफ बार माइनस ई आई बार लिख दिया हमने, और इसको भी तो ट्रांसफ़र कर दिया, ई एफ डैश बार माइनस ई आई डैश बार, और टोटल जब दोनों एक तरफ हो गए तो बराबर में क्या आ गया, 0। ये क्या चीज़ है, इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा ई बार, यानी ए निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या चीज़ है, ए निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि ये अंतिम ऊर्जा है और ये प्रारंभिक ऊर्जा है। तो दोनों ऊर्जाओं का डिफरेंस ए निकाय की ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तन, प्लस ये क्या है, डेल्टा ई डैश बार लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ई डैश बार, यानी कि ये क्या हो गया, ए डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन, और बराबर क्या लिख दिया, इसको 0 लिख दिया। तो ये ए निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन, और ये क्या हो गया, ए डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन, और टोटल मान ये क्या रहेगा, 0। तो ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, डेल्टा ई बार बराबर माइनस डेल्टा ई डैश बार। तो माइनस चीज़ किस चीज़ का संकेत है, जैसे ये वृद्धि है प्लस तो वो कमी है, यानी ए निकाय की ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी ए डैश निकाय की ऊर्जा में उतनी ही क्या होगी, कमी। क्योंकि एक दूसरे को जब देगा तो जिसने दिया उसकी तो कमी हो गई, और जिसको मिली उसकी ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो एक को प्लस हो जाएगी, एक का माइनस हो जाएगी, एक को प्राप्ति होगी, एक देगा तो एक को लॉस, एक को प्रॉफिट, इसीलिए प्लस और माइनस लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। अब ये जो अन्योन्य क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो इसको अपन डिटेल से यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग लिखें, अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार। अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार। अन्योन्य क्रिया कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो अन्योन्य क्रियाओं के क्या प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है नंबर 1, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। पहला प्रकार क्या है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। अब ऊष्मीय से साफ समझ में आता है, अगर दोनों निकायों के मध्य ए और ए डैश के मध्य केवल ऊष्मा का विनिमय हो। मैंने बताया ना, ऊर्जा किस किस रूप में है, ऊष्मा के रूप में भी है और कार्य के रूप में भी है। तो अगर विनिमय केवल ऊष्मा के रूप में हो, यानी कार्य के रूप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए,
कार्य के रूप में कोई एनर्जी का विनिमय नहीं होना चाहिए, केवल काय के रूप में होना चाहिए, ऊष्मा के रूप में। ये कब होगा? अगर बाह्य प्राचाल को नियत रखा जाए। क्या नियत रखें? बाह्य प्राचाल। बाह्य प्राचाल मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आयतन, क्योंकि कार्य जो हमने पढ़ा है निकाय द्वारा कार्य W बराबर क्या होता है? P डेल्टा V। पढ़ा है कि नहीं? तो 9th में, 11th में, 12th में, कई सारी क्लासों में पढ़ा है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी पढ़ा है। आयतन में परिवर्तन होता है तो कार्य होता है। तो बाह्य प्राचाल कौन है? आयतन। या फिर क्या हो सकते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में चेंज किया जाए, या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ये सब क्या कहलाते हैं? बाह्य प्राचाल कहलाते हैं। तो अगर आयतन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को नियत रखा जाए, बाह्य प्राचाल को क्या रखना है? नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर बाह्य प्राचालों को नियत रखें तो कार्य के रूप में विनिमय नहीं होगा, तो फिर विनिमय काय के रूप में होगा? केवल ऊष्मा के रूप में। इन दोनों निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय केवल किसके रूप में होगा? ऊष्मा के रूप में। कब? यदि बाह्य प्राचालों को क्या रखा जाए? नियत रखा जाए। बाह्य प्राचाल मतलब आयतन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इनमें कोई परिवर्तन ना हो तो परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कार्य नहीं होता, यानी कार्य के रूप में ऊर्जा का विनिमय नहीं होगा। तो विनिमय केवल किसके रूप में होगा? फिर ऊष्मा के रूप में। तो इस तरह होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। समझ में आ गया? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या है? बाह्य प्राचालों को अगर नियत रखें तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का विनिमय होगा, जिसे कहेंगे ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। अब मान लीजिए ए निकाय से ए डैश में विनिमय होता है या ए डैश से ए में होता है, तो एक निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होती है और दूसरे निकाय की ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि वो ऊष्मा देगा तो एक को प्लस से दिखाएंगे और दूसरे को कैसे दिखाएंगे? माइनस से। तो ये समीकरण 1 का यूज़ करें तो ए निकाय की ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, जिसको अपन काई से दिखा रहे हैं डेल्टा ई बार, वो मान लीजिए कितनी है? क्यू। और बी निकाय की ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ उसको काई से दिखाया हमने? डेल्टा ई डैश बार, इसको मान लीजिए कितनी है? क्यू डैश। तो एक निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी उसको प्लस से शो करेंगे, और दूसरी निकाय की ऊर्जा में कमी होगी उसको माइनस से शो करेंगे, क्योंकि एक निकाय ऊष्मा देगा तो जो देगा उसकी कमी हो जाएगी माइनस क्यू, और जिसने प्राप्त की उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो क्या लिखेंगे उसको? प्लस क्यू। ये दोनों वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में लिखते हैं तो Q प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 0। इट मीन्स Q इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। तो मतलब क्या निकला? एक माइनस में आ रहा है ना ये, इसका मतलब ए निकाय, ए का मतलब कोई भी हो सकता है, एक निकाय द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा ऊर्जा दूसरे निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है। या कह सकते हैं एक निकाय द्वारा प्रदान की गई या उत्सर्जित ऊष्मा कह सकते हैं। प्रदान की गई का मतलब उत्सर्जित, बाहर दी उसने, तो एक निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। तो ये माइनस शो कर रहा है उत्सर्जित, किसी ने उत्सर्जन किया तो माइनस हो गया, क्योंकि ऊर्जा में क्या हो जाएगी? उसके में कमी हो जाएगी। और जिसने ग्रहण किया, अवशोषित किया, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो उसको अवशोषित कह सकते हैं। तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाओं में क्या होगा? एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। तो पहला टाइप क्या हो गया? ये ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। अब दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं। सेकेंड टाइप क्या है इसका? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं।
तो रुद्धोष्म का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ऊष्मा रुद्ध है, यानी ऊष्मा का विनिमय नहीं होने देना, ऊष्मा अवरुद्ध है। तो इस पूरे निकायों को परस्पर क्या बना देना है? ऊष्मारोधी। यानी कि बीच में मान लो दीवार लगा दी तुमने, ऊष्मारोधी दीवार लगा दी है, तो इनके बीच में अब ऊष्मा का ट्रांजैक्शन नहीं हो। तो ऊष्मारोधी दीवार अगर लगा दें रुद्धोष्म, और परिवर्तन काय में करें? बाह्य प्राचालों में। जैसे कि अभी मैंने बताया था बाह्य प्राचाल कौन कौन है? आयतन है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब क्या हैं? बाह्य प्राचाल हैं। तो ऊष्मा तो अब विनिमय होने नहीं देनी, ऊष्मा को तो क्या करना है? अवरुद्ध। नाम क्या है? रुद्धोष्म। रुद्धोष्म का मतलब ऊष्मा रुद्ध हो गई, अवरुद्ध हो गई, ऊष्मा को हमने रोक दिया टोटली। तो अब विनिमय किसके रूप में होगा? कार्य के रूप में, क्योंकि मैंने बोला ना ऊर्जा के दो टाइप हैं, ऊष्मा और कार्य। तो ऊष्मा को अवरुद्ध कर दिया तो विनिमय किसके रूप में होना है? कार्य के रूप में। तो कार्य के रूप में विनिमय कैसे होगा? अगर बाह्य प्राचालों में परिवर्तन कर दिया जाए, आयतन में कर दो या इसमें कर दो या इसमें कर दो, तो क्या होगा? बाह्य प्राचाल में परिवर्तन होगा। तो कार्य के रूप में जब विनिमय होगा तो प्रकार क्या कहलाएगा? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है यांत्रिक, क्योंकि कार्य को हम यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। कार्य का दूसरा नाम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, इसलिए यांत्रिक अन्योन्य क्रियाएं भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करेगा, एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करेगा। तो एक निकाय द्वारा किया गया कार्य स्थूल कार्य और दूसरे निकाय पर किया गया कार्य। तो जो निकाय कार्य करेगा उसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि जो कार्य करेगा उसकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, यानी उसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। भाई मान लो तुम कोई कार्य करते हो तो एनर्जी तुम्हारी लॉस होती कि नहीं होती? तो माइनस में कहलाता है। और जिस पर कार्य किया उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो यहाँ पे अपन पहले निकाय की ऊर्जा डेल्टा ई बार को कैसे लिखें? W से। और दूसरे निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन क्या लिखें? W डैश लिखें। क्या लिख दिया? डेल्टा ई बार बराबर W। ए निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन कार्य, W मतलब क्या है? कार्य, क्योंकि पहले निकाय द्वारा कार्य हुआ, दूसरे निकाय पर कार्य हुआ। कार्य दो तरह के होते हैं, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य। निकाय द्वारा जो होता है उसको माइनस में शो करते हैं, क्योंकि ऊर्जा में क्या होगी? उसके में कमी होगी। निकाय पर जब कार्य होगा तो उसको प्लस में शो करेंगे। तो ये वाला जो मान समीकरण 1 में लिख देते हैं, तो डेल्टा ई बार की जगह W प्लस W डैश और बराबर क्या हो गया? 0। तो W बराबर क्या हो गया? माइनस W डैश। क्या मतलब निकला? एक निकाय द्वारा किया गया कार्य, एक निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य, ये माइनस में है, वो क्या शो कर रहा है? निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य। क्योंकि निकाय द्वारा कार्य जब होगा तो माइनस इसलिए क्योंकि ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। माइनस किसका संकेत है? कमी का। तो एक निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होता है। तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में क्या हो गया? एक निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य दूसरे निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होता है। अब तीसरा जो प्रकार होता है वो है व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। दो प्रकार अभी मैंने बता दिए तुम्हें, और तीसरा प्रकार क्या है? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। पहला प्रकार ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, दूसरा प्रकार रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, और तीसरा प्रकार क्या है? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। तो व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक में दोनों तरह की अन्योन्य क्रियाएं मिक्स हो गई। जैसे मैंने अभी बताया तुमको कि अगर ऊष्मा का विनिमय होता है, ऊष्मा का अगर विनिमय होता है और बाह्य प्राचाल क्या होते हैं? नियत। बाह्य प्राचाल क्या रहे? नियत।
तो कौन सी अन्योन्य क्रियाएं कहलाती हैं? ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। और अगर ऊष्मा को अवरुद्ध कर दें, ऊष्मा का क्या कर दें? ऊष्मा को अवरुद्ध कर दें और केवल बाह्य प्राचालों में क्या हो? परिवर्तन। ऊष्मा को अवरुद्ध करके बाह्य प्राचाल में परिवर्तन कर दें तो कौन से प्रकार की होती है? रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं व्यवहारिक, तो ऐसी कोई अन्योन्य क्रिया नहीं है जिसमें कि ऊष्मा को अवरुद्ध रखा जा सके टोटली 100%, या फिर बाह्य प्राचालों को नियत रखा जा सके 100%। ऐसी कोई प्रैक्टिकली अन्योन्य क्रिया है ही नहीं। भाई अपन ये कह रहे हैं पहले प्रकार में कि केवल ऊष्मा का विनिमय हो और बाह्य प्राचाल कतई नियत रहे, तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि बिल्कुल नियत रख सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा, तो उसको अपन कंप्लीटली ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया नहीं कह सकते। ठीक है। और दूसरा जो प्रकार है उसमें हम कह रहे हैं कि ऊष्मा को अवरुद्ध रखना है 100%, 1% भी ऊष्मा का विनिमय ना हो, केवल बाह्य प्राचाल परिवर्तन से कार्य के रूप में ऊर्जा विनिमय हो, तो क्या कहलाएगी? रुद्धोष्म। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखते हैं, व्यवहारिक रूप से अगर देखते हैं, तो ना तो 100% ऊष्मा को अवरुद्ध कर सकते हैं और ना 100% बाह्य प्राचाल को नियत कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो दोनों तरह का विनिमय होता है। ये जरूर हो सकता है कि एक वाला प्रकार ज़्यादा है, दूसरा वाला प्रकार कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यापक अन्योन्य क्रिया। यानी कि जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा ई बार, वो केवल Q के बराबर नहीं है। Q के बराबर कब होता है? जब बाह्य प्राचाल नियत होते हैं। और केवल W के बराबर भी नहीं है। केवल W के बराबर कब होता है? जब ऊष्मा को अवरुद्ध करते हैं। तो दोनों ही रूप में ऊर्जा का परिवर्तन होगा। ऊर्जा का परिवर्तन दोनों रूप में होगा, विनिमय दोनों रूप से होगा, ऊष्मा के रूप में भी होगा और कार्य के रूप में भी होगा। तो ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों निकायों के मध्य ऊर्जा का विनिमय ऊष्मा ऊर्जा और कार्य दोनों के रूप में होता है, क्या कहलाती हैं? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। अब अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियरली समझ लें, तीनों प्रकार समझ में आ जाएंगे एक ही बार में। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक हमने सिलेंडर ले लिया। एक क्या है? ये सिलेंडर किसी भी आकृति का हो सकता है, जरूरी नहीं बेलनाकार हो। सिलेंडर। अब इसमें कोई एक पार्ट के द्वारा दो निकाय हमने कर दिए। एक ए निकाय हो गया और एक हो गया ए डैश। इसकी दीवारें टोटली क्या हैं? ऊष्मारोधी। दीवारें कैसी हैं? दीवारें और ये भी क्या हैं? ऊष्मारोधी हैं टोटली, चारों तरफ से ऊष्मारोधी। यानी बाहर से ना ऊष्मा आनी है ना जानी है, कुछ भी नहीं है। ऊष्मा का कहीं से भी अंदर से बाहर से कोई प्रदान नहीं है। अब दो पार्ट हो गए, इसी में दो निकाय हो गए। इसी सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, इसी में दो निकाय हो गए, ए और ए डैश, दो पार्ट मान लिए अपन ने। अब इसके बीच में एक अपन ने पिस्टन लगा रखा। पिस्टन समझते हो ना, जो सरक सकता है अंदर बाहर, पिस्टन है ये क्या लगा हुआ है? पिस्टन। तो चार स्थितियां यहाँ पे लेते हैं अपन पिस्टन में। क्या क्या स्थिति हो सकती हैं? नंबर 1, यदि ये पिस्टन कैसा हो? ये पिस्टन कैसा हो? ऊष्मारोधी नहीं हो, यानी ऊष्मा का विनिमय हो सकता है। या पहली स्थिति अपन ले सकते हैं कि ऊष्मारोधी एवं स्थिर हो। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी एवं स्थिर हो, अगर मान लो ये पिस्टन ऊष्मारोधी भी है और स्थिर है, चल नहीं सकता, फिक्स है, तो क्या होगा? कोई सी भी अन्योन्य क्रिया नहीं होगी।
इस कंडीशन में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। कैसे होगी बताओ? नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऊष्मारोधी है इसलिए ऊष्मा का विनिमय नहीं होगा। स्थिर है, चल नहीं सकता, तो ना इसके आयतन में ना इसके आयतन में कोई चेंज होगा। और जब तक आयतन में चेंज नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, तो कार्य के रूप में विनिमय नहीं हो सकता। तो अगर ये पिस्टन तुमने ऊष्मारोधी और स्थिर बना दिया तो कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। सेकंड, यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है, ऊष्मारोधी नहीं है परंतु स्थिर है। ऊष्मारोधी तो नहीं है लेकिन कैसा है? स्थिर है। तो फिर क्या होगा? ऊष्मा का विनिमय होगा। और स्थिर है इसका मतलब बाह्य प्राचाल क्या रहेंगे? नियत, क्योंकि स्थिर रहेगा तो आयतन में कोई चेंज नहीं, तो बाह्य प्राचाल नियत रहेंगे, तो केवल किसका विनिमय होगा? ऊष्मा का। तो कौन से टाइप की अन्योन्य क्रिया कहलाएगी? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो गई। कौन सी हो गई? ऊष्मीय अन्योन्य क्रियाएं। नंबर 3, अगर ये पिस्टन कैसा है? ऊष्मारोधी है और चलायमान है। यदि पिस्टन ऊष्मारोधी है, ऊष्मारोधी है एवं कैसा है? चलायमान है। चलायमान मतलब आगे पीछे खिसक सकता है। तो ऊष्मारोधी है इसलिए ऊष्मा का विनिमय तो होगा नहीं, लेकिन चलायमान है तो इधर खिसक गया तो इसके आयतन में वृद्धि हो गई, इसके आयतन में कमी हो गई, यानी बाह्य प्राचाल में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसके आयतन में वृद्धि हुई, कार्य हो गया। निकाय पर उसने कार्य किया तो एक के आयतन में वृद्धि हो गई, एक के आयतन में कमी हो गई, यानी बाह्य प्राचाल में चेंज हो गया। एक निकाय ने दूसरे निकाय पर कार्य कर दिया। तो कौन से प्रकार की हो गई है? रुद्धोष्म, या क्या नाम है इसका? यांत्रिक टाइप की अन्योन्य क्रिया हो गई। यांत्रिक अन्योन्य क्रिया हो गई। और नंबर 4 कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? यदि पिस्टन ऊष्मारोधी नहीं है, ऊष्मारोधी नहीं है एवं चलायमान है। ऊष्मारोधी भी नहीं है और चलायमान भी है। तो ऊष्मारोधी नहीं है तो ऊष्मा का विनिमय भी होगा, और चलायमान भी है, सरक सकता है, आयतन में चेंज हो सकता है, कार्य एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर किया जा सकता है। तो इसका मतलब दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं एक साथ हो गई। कौन कौन सी? ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी होगी क्योंकि ऊष्मा का विनिमय हो रहा है, और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी हो गई क्योंकि बाह्य प्राचाल में चेंज के कारण एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य हो रहा है। तो एक साथ दोनों अन्योन्य क्रियाएं हो गई। तो कौन सा टाइप हो गया? व्यापक अन्योन्य क्रियाएं। तो इस एग्जाम्पल से आपको तीनों प्रकार समझ में आ गए। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया और व्यापक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो ये आपके अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार हो गए।